हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो आपका स्वागत है एलकेजी क्लासेज में। एलकेजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आजकल मैं दो क्लास से पिछली क्लासों से मैं वो वेलकम टू एलकेजी क्लासेज नहीं लिख रहा, तो अब से आगे से आपको वो भी लिखा हुआ मिल जाएगा। आपका स्वागत है वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ लिया था मोहम्मद बिन कासिम तक भारत पर अरबों का आक्रमण। आज हम पढ़ेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण, कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण कैसे होता है, तुर्क भारत में कैसे आते हैं। 962 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 962 ईस्वी की बात है। 962 ईस्वी में एक तुर्की सरदार था। कौन था? एक तुर्की सरदार। तुर्की सरदार का नाम क्या था? अल्पतगीन। क्या नाम था उसका? अल्पतगीन। ये गजनी में तुर्क राज्य की स्थापना करता है, अर्थात गजनी में ये तुर्क राज्य की स्थापना करता है। और अल्पतगीन के बाद, अल्पतगीन के बेटा नहीं था, इसकी बेटी थी, तो इसका एक दामाद था, या इसका गुलाम भी अपन इससे कह सकते हैं कि इसका एक गुलाम था। तो इस गुलाम का नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था इसका? सुबुक्तगीन। क्या नाम था इसका? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन इसका नाम था। सुबुक्तगीन इसका नाम था। तो सुबुक्तगीन, अब अल्पतगीन तो मर गया है ना, और सुबुक्तगीन 986 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण करना चालू कर दिया। 986 ईस्वी में। और भारत पर राज कौन कर रहा था उस टाइम पे? राजा जयपाल। कौन राज कर रहा था उसने? राजा जयपाल। अभी 10 से ज़्यादा बार भारत पर आक्रमण इसने किया। 10 से ज़्यादा बार इसने भारत पर आक्रमण किया, और इससे परेशान होकर राजा जयपाल ने इसको मार दिया। 998 ईस्वी में राजा जयपाल ने इसको मार दिया कि ऐसे तो इसका पीछा छूटने वाला नहीं है, और इसको हमेशा राजा जयपाल हरा कर छोड़ देता था। लेकिन अब की बार इसने 998 ईस्वी में राजा जयपाल ने इसको मार दिया, सुबुक्तगीन को मार दिया। इसके बाद जो इसका बेटा महमूद गजनवी, इसका बेटा क्या नाम था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने राजा जयपाल से अपने पिताजी की मौत का बदला लिया, अर्थात इसके पिता को किसने मार दिया? राजा जयपाल ने। अब राजा जयपाल ने इसके पिता को मार दिया, तो महमूद गजनवी ने अपने पिता की मौत का बदला राजा जयपाल से लिया। महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? भारत में इसने 17 बार आक्रमण किया। और ये हमेशा ज़्यादातर आक्रमण कहाँ करता था? ये ज़्यादातर आक्रमण मंदिरों पर करता था। मंदिरों पर आक्रमण क्यों करता था ये? मंदिरों पर आक्रमण करने का क्या इसका मतलब? मंदिरों पर ही आक्रमण क्यों करता था ये? क्योंकि पहले क्या होता था कि महमूद गजनवी की बात अपन कर रहे हैं। एक सेकंड आप रुको। किसकी बात कर रहे हैं हम? महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी की बात कर रहे हैं। महमूद गजनवी ये हमेशा मंदिरों पर ही आक्रमण क्यों करता था? ये सबसे ज़्यादा इसने कितनी बार आक्रमण किया भारत पर? 17 बार। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। ठीक है। और ये हमेशा मंदिरों पर ही आक्रमण ज़्यादा क्यों करता था इसका? क्योंकि मंदिर में पहले क्या होता था? सोना मंदिर में चढ़ाया जाता था। आजकल तो अब तो बहुत कम चढ़ाते हैं। सोना, पैसों का दान वहाँ पर दिया जाता था, कि सबसे सेफ कहाँ रहेगा? कि मंदिर में। और अर्थात लड़कियों का दान भी वहाँ पर दिया जाता था। इसे देवदासी प्रथा बोलते थे। कौन सी प्रथा बोलते थे? देवदासी प्रथा। जब लड़कियों को अपन मंदिर में छोड़ देते थे कि ये भगवान जी की सेवा करेगी, तो इसे कौन सी प्रथा बोलते थे? देवदासी प्रथा, अर्थात देवताओं की दासियाँ के रूप में वहाँ पे छोड़ देते थे। तो इसे मंदिरों में सोना मिल जाता था, पैसा मिल जाता था, और वहाँ पर इसको लड़कियाँ भी मिल जाती थी। तो ये ज़्यादातर आक्रमण क्या करता था? मंदिरों में। इसलिए ये मंदिरों में आक्रमण करता था। अब महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया। 998 ईस्वी में ये गजनी वंश का शासक बना।
जब इसके पिताजी को 998 ईस्वी में राजा जयपाल ने मार दिया था तो ये गजनी वंश का शासक बना। इसने सारे आक्रमण मंदिरों पर किए और 1000 से 1027 ईस्वी तक आक्रमण किए। 1001 ईस्वी में राजा जयपाल पर आक्रमण कर राजा जयपाल को पराजित किया। ये 1001 ईस्वी में एक सेकंड राजा 1001 ईस्वी में इसने राजा जयपाल को पराजित किया। 1001 ईस्वी में इसने राजा जयपाल को पराजित किया और राजा जयपाल जब इससे पराजित हुए, राजा जयपाल जब इससे पराजित हुआ तो राजा जयपाल शर्मिंदगी की महसूस के लिए इसने आत्महत्या कर ली। राजा जयपाल ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। उसके बाद आनंदपाल राजा बना। कौन बना? आनंदपाल। आनंदपाल कौन है? इसका बेटा था। ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे आ जाओ। इसने सारे आक्रमण मंदिरों पर किए। 1027 ईस्वी तक आक्रमण किया। 1001 ईस्वी में राजा जयपाल पर आक्रमण कर राजा जयपाल को पराजित किया। 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। नगरकोट मंदिर कहाँ पे रहे? नगरकोट मंदिर आपको बता दूं मैं हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? नगरकोट मंदिर हिमाचल प्रदेश में। नगरकोट मंदिर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 1008 ईस्वी में आनंदपाल को पराजित किया। आनंदपाल कौन था? जयपाल का बेटा। 1008 ईस्वी में इसने आनंदपाल को भी पराजित किया। 1011-12 ईस्वी में मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पर आक्रमण किया। 1011-12 ईस्वी में मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पर आक्रमण किया। 1014 ईस्वी में स्थानेश्वर महादेव 1014 ईस्वी में स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया और इसने चक्रस्वामी कृष्ण की मूर्ति को, जो हाथ में चक्र ले रखे जो मूर्ति होती है कृष्ण भगवान की, उसको इसने बाहर फेंकवा दिया। उस मूर्ति को उठवा के इसने मंदिर के बाहर फेंकवाया। 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण किस पर किया गया या सोमनाथ मंदिर पर कौन सा आक्रमण किया गया था? तो इसका 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। और जब ये 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर से सोना लूट कर जा रहा था, जब ये 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर से सोना लूट कर जा रहा था तो इसको खोकर जाति के तो इसको जाटों ने घेर लिया। आगे जाके इसको जाटों ने घेर लिया और जाटों से जाटों ने इसका सारा सोना लूट लिया। फिर इसने अंतिम आक्रमण किस पर करवाया? जाटों पर करवाया। किस पर करवाया? अंतिम आक्रमण जाटों पर करवाया और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें फैक्ट वाली बता देता हूँ। इसमें आपको ये याद रखना है कि कितना आक्रमण किए, तो 17 आक्रमण किए हैं। और आपको ये याद रखना है कि सोमनाथ मंदिर पर कौन सा आक्रमण था, मृत्यु कब हुई, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको 3 प्रथाओं के बारे में बता रहा हूँ जो 3 प्रथा उस टाइम पर चली करती थी। एक तो थी देवदासी प्रथा। कौन सी प्रथा थी? एक तो देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा, ठीक है। एक थी सती प्रथा। सती प्रथा को तो आप सब जानते होंगे, सती प्रथा। और एक थी जौहर प्रथा। कौन सी थी? एक जौहर प्रथा। ये 3 प्रथा उस टाइम पर चला करती थी। देवदासी प्रथा में तो क्या होती थी? लड़कियों को मंदिर में दान दिया जाता था। लड़कियों को मंदिर में दान दे दिया गया था। लड़कियों को मंदिर में दान, ये कुप्रथाएं थी। कौन सी प्रथा थी? ये कुप्रथा थी सारी। सती प्रथा में क्या होता था? व्यक्ति के साथ, जैसे किसी का पति मर गया हो तो उस पत्नी को, उसकी पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता था। एक व्यक्ति के साथ एक महिला को जला दिया जाता था। और जौहर प्रथा में क्या होता था? एक व्यक्ति के साथ बहुत सारी महिलाओं को जला दिया जाता था। एक व्यक्ति के साथ बहुत सारी महिलाओं को जला दिया जाता था। जौहर प्रथा और सती प्रथा में ये अंतर था। बहुत सारी महिलाओं को जला दिया गया था। सती प्रथा को ख़त्म किसने किया? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ख़त्म किया। किसकी मदद से किया? राजा राम मोहन राय की मदद से। राजा राम मोहन राय की मदद से
इसने सती प्रथा को ख़त्म किया, ये आपको याद रखना है। ये देवदासी प्रथा क्या होती है, सती प्रथा क्या होती है, जौहर प्रथा क्या होती है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, 998 ईस्वी में शासक बना और 998 ईस्वी में शासक बना। 1000 से 1027 ईस्वी तक आक्रमण किया। लगातार 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को पराजित किया। नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। 1008 ईस्वी में आनंदपाल को पराजित किया। 1011-12 ईस्वी में मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पर आक्रमण किया। 1014 ईस्वी में स्थानेश्वर महादेव और यहाँ पर चक्रस्वामी कृष्ण की मूर्ति को बाहर पिकवाया। 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया। अंतिम आक्रमण इसने जाटों पर किया। 1027 ईस्वी में इसकी हार हो गई। उसके बाद महमूद गजनवी शासक सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्की शासक था। ये पहला शासक ऐसा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। महमूद गजनवी को इस्लाम के लिए कार्य करने के लिए अब्बासी खलीफा ने इसे यमन उद्दौला अर्थात राज्य का दायां हाथ, जो अब्बासी खलीफा होते थे उसने इसे यमन उद्दौला अर्थात राज्य का दायां हाथ तथा अमीन उल मिल्ला अर्थात धर्म संरक्षक की उपाधि से सम्मानित किया था। और इसका वंश इसके बाद यामनी वंश के नाम से जाना गया था। गजनी वंश या यामनी वंश। अब यामनी वंश कब से कहा जाने लगा? यामनी वंश कहा जाने लगा जब से इसने महमूद गजनवी को ये दोनों यमन उद्दौला और अमीन उल मिल्ला ये दोनों उपाधियाँ मिलने के बाद इसे इसके वंश को क्या कहा जाने लगा? यामनी वंश कहा जाने लगा। ठीक है। महमूद गजनवी ने भारतीय आक्रमणों के समय जिहाद का नारा दिया। जब ये भारतीय आक्रमण कर रहा था उस समय जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा इसने दिया था। ठीक है। और अपना नाम मूर्तिभंजक तथा बुत सिकन अर्थात उर्दू में तो क्या बोला है? बुत सिकन। इसका अर्थ क्या होता है? मूर्तिभंजक। बुत सिकन इसने अपना नाम क्या रखा? बुत सिकन। और जिहाद का इसने नारा दिया। ठीक है। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध लेखक अल-बरूनी था जिसने पुस्तक क्या लिखी? तहकीक़े हिंद। ये कई बार पूछी गई है। ये CPO, MTS, CGL, CHSL इन सारी एग्ज़ामों में फिरदौसी, एक तो ये फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी? शाहनामा। क्या लिखा इसने? शाहनामा। यहाँ पे गलत लिखा हमारा है, मैं इसे सही लिख देता हूँ। कौन सी पुस्तक लिखी इसने? शाहनामा। ठीक है। उतबी ने चचनामा को फारसी में बदला। वेहाकी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तारीख़ सुबुक्तगीन। क्या लिखी? तारीख़ सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हो गई? 1030 ईस्वी में। उसके बाद अगले पे चलते हैं। मोहम्मद गोरी का राज कब से कब तक था? 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। कब से कब तक था? 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। ठीक है भाई। ये एक संसवानी तुर्क था। संसवानी तुर्क का मतलब ये था तो ये गजनी वंश का गुलाम था। महमूद गजनवी का गुलाम था। ये कौन था? ये गजनी वंश का गुलाम। लेकिन ये एक संसवानी तुर्क था और इसने महमूद गजनवी को मरने के बाद खुद को राज्य सौंप लिया और खुद के सारे हाथ में राज्य कर लिया। ये गौर वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण मुल्तान में किया। मुल्तान मतलब सिंध में। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ पर भीम द्वितीय या मूलराज, भीम द्वितीय का नाम क्या था? मूलराज शासन कर रहा था। राजा भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित कर दिया। वहाँ पर राजा भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित कर दिया। ये गौरी 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करने चला था। तो इसको पराजित किसने किया? राजा भीम द्वितीय ने। राजा भीम द्वितीय वहाँ पर शासक कर रहा था। मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण मुल्तान में 1175 ईस्वी में किया। अब मैं आपको कुछ 1-2 फैक्ट बता देता हूँ। जब 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जब तराइन के 2 युद्ध हुए 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी था। दूसरी तरफ कौन था? मोहम्मद गौरी। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से हराया।
बहुत बुरी तरीके से रहा है। त्रायन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। अब 1191 से 1192 के बीच में क्या क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग आपको बता देता हूँ। तो 1191 ईस्वी की बात, आप कहानी के रूप में सुनना तो आपको मज़ा भी आएगा। 1191 ईस्वी में जब पृथ्वीराज ने गौरी को हराया, किसको हराया? गौरी को हरा दिया, ठीक है, गौरी को हरा दिया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान यूपी के कन्नौज में गढ़वाल वंश था। कौन सा वंश था? गढ़वाल वंश। इसके राजा कौन थे? जयचंद। कौन थे राजा? जयचंद, ठीक है। इनकी बेटी संयोगिता थी। कौन थी इनकी बेटी? संयोगिता से ये पृथ्वीराज चौहान प्यार करने लग गया, ठीक है। संयोगिता से क्या करने लग गया? प्यार करने लग गया, ठीक है। और तो राजा जयचंद ने संयोगिता का विवाह तय कर दिया, संयोगिता का स्वयंवर तय कर दिया, ठीक है। अब स्वयंवर में किसे नहीं बुलाया? पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं। अब पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं तो पृथ्वीराज चौहान को इस बात का बुरा लगा। उनको ये हुआ कि इसमें मेरा अपमान किया है, तो उन्होंने संयोगिता को वहाँ से भगा लाए। कहाँ से? कन्नौज से भगाकर और खुद के महल में लिया है, ठीक है, और अपनी पत्नी बना लिया। इस बात से राजा जयचंद बहुत दुखी हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो बदला लूँगा। और राजा जयचंद विरोधी हो गए। किसके? राजा जयचंद विरोधी हो गए पृथ्वीराज से, ठीक है। अब 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की अकेले की बस की बात नहीं थी कि वह पृथ्वीराज से लड़ लिए और पृथ्वीराज से लड़कर जीत जाए। ये बस की बात मोहम्मद गौरी की नहीं थी। मोहम्मद गौरी को पता था इस बात का। तो वो राजा जयचंद के पास गए और राजा जयचंद से बात की। तो जयचंद उनका सहयोग देने के लिए तैयार हो गया। किसका? मोहम्मद गौरी का सहयोग देने के लिए राजा जयचंद तैयार हो गया। अब राजा जयचंद तैयार हो गया तो ये दोनों मिलकर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर देते हैं और पृथ्वीराज चौहान 1192 में तराइन का युद्ध हार जाता है। ये 1193 है भाई, 1193 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध में एक तरफ पृथ्वीराज चौहान तथा दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी था। और आप बात को समझ ही गए होंगे कि इसके बाद क्या हुआ। फिर जब द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ तो मोहम्मद गौरी जीत गया। और 1194 ईस्वी में अब इन दोनों के मन में भी मनमुटाव आ गया। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? चंदावर का। और चंदावर का युद्ध राजा जयचंद और गौरी के बीच हुआ और इसमें गौरी जीत गया और गौरी भारत में स्थापित हो गया। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन यल्दौज क्वाचा, ठीक है। 1178 ईस्वी में माउंट आबू में राजस्थान में मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को राजस्थान में मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था, ठीक है। 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत में सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया, वहाँ थोड़े दिन राज भी किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भारत में आक्रमण कब हुआ? 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी को खोखर जाति के लोगों ने 1206 ईस्वी में मार दिया। मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद उसके वरिष्ठ गुलाम ताजुद्दीन यल्दौज ने गजनी पर कब्जा कर लिया और ऐबक ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और जो यल्दौज था उसने गजनी पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ये गजनी वंश, ये अपना जो गौरी वंश ख़त्म हुआ
गौर वंश ख़त्म हुआ, अब अपने कल से चलेगी दिल्ली सल्तनत। क्या चलेगी कल से? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश अपना चलेगा, ठीक है। एक एक दिन में एक एक वंश अपन निमेट देंगे, फिर अपने क्या रहेंगे मुग़ल, फिर अपने चलेगी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एक एक दिन क्या एक एक सल्तनत अपन सिमटते हुए चलेंगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, फिर उसके बाद मुग़ल, ठीक है। क्या उसके बाद मुग़ल, ठीक है। तो ये आज की अपनी क्लास होती है, और आपको ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप ये क्लास भाई शेयर कर दिया करो, शेयर करने से दूसरे भी लोगों को आप ये जानकारी मिले, और इस चैनल को अगर आपको पसंद हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में गुलाम वंश को लेकर, गुलाम वंश के टॉपिक को लेकर, ठीक है।